प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं डी ब्लॉक के रहस्यों को, एफ ब्लॉक में छुपे हुए खजाने को और 12th आईएससी में पीवाईक्यू में क्या पूछा जाता है डी और एफ ब्लॉक से, इसको समझते हैं और आपके बोर्ड में 6 नंबर पक्के करते हैं। बहुत शानदार और अपने तरीके से आपको समझाएंगे जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल याद हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या हो कभी ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2015 का ये क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल आयंस पजेस अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आंसर लिखते हैं पहले क्वेश्चन का। जो पहला क्वेश्चन है हमारा ए, क्वेश्चन नंबर ए, ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स आयन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्यों बनाते हैं, इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे आंसर लिखते हैं पहले पार्ट का कि ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। वो रीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहला रीजन है प्यारे बच्चों स्मॉलर साइज। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। और तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट जो है वो है, थर्ड पॉइंट है वैकेंट और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। वैकेंट और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ये तीन ऐसे पॉइंट है प्यारे बच्चों जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। आओ अब सेकंड पार्ट का आंसर समझते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इन 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स इंक्रीजेज अप टू मैंगनीज। अगर 3D सीरीज में स्कैंडियम से आप मैंगनीज तक जाओ तो D1, D2, D3, D4, D5 तक जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगते हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम होगा। तो बी पार्ट का आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अगर बी पार्ट के आंसर को लिखे प्यारे बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग स्कैंडियम टू मैंगनीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेज फ्रॉम D1 टू D5। D1 से D5 तक क्या होता है? चेंज होता है। हेंस अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर 3D सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम Mn टू इंक्रीजेज अप टू Mn। मैंगनीज तक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो स्कैंडियम टू Mn क्या होगा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज होगा कि कॉन्फ़िगरेशन D1 टू D5 हो रहा है। और यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, आफ्टर D5 unpaired electron decreases, hence
hence unpaired electron increases only from scandium to Mn. So we can say that, या ऐसा लिख सकते हैं, therefore paramagnetic character increases up to Mn. मैंगनीज तक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों? इंक्रीज होगा। तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों और नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। 2016 में जो दो सवाल आए, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशन लिखना है, दोनों ही कोई पार्ट का हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो आंसर लिख रहे हैं और पहले पार्ट का आंसर हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है। प्यारे बच्चों रिएक्शन लिखते हैं और ये रिएक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। रिएक्शन ये है कि यहाँ पे हमारा एक रिएक्टेंट है क्या, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और दूसरा क्या है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। अगर इसमें आयन बनाओगे, आयन कौन सा बनेगा प्यारे बच्चों? एक Ag प्लस, दूसरा NO3 माइनस, और यहाँ पे एक बनेगा 2Na प्लस और दूसरा S2O3 2 माइनस। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों आयन को क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से Ag प्लस को इसके साथ भेज दो और Na प्लस को इसके साथ भेज दो। रिएक्शन क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया, यहाँ पे S2O3 2 माइनस है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2AgNO3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2AgNO3। तो ये 2Ag प्लस और 2NO3 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, Ag2S2O3 और प्लस NaNO3 कितना है प्यारे बच्चों? NaNO3 2Na प्लस और 2NO3 माइनस मिलके क्या बना लेगा, 2NaNO3। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। और सेकंड पार्ट कह रहा है पोटासियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विथ एसिडिफाइड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो पोटासियम डाइक्रोमेट का अगर आपको रिएक्शन कराना है एसिडिफाइड फेरस सल्फेट से, तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। सेकंड रिएक्शन है, वो कह रहा है एसिडिफाइड फेरस सल्फेट और पोटासियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास होगा पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फेरस सल्फेट का मतलब है FeSO4। प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये दूसरों को, मतलब जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसको क्या करेगा, बोलो, ऑक्सीडाइज करेगा। और Fe+2 इधर Fe+2 में है, इस कंपाउंड में आयरन Fe+2 में है। अगर ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe+3 में भेजेगा। और ये जो क्रोमियम K2Cr2O7 और H2SO4 है, ये मिलकर के K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइड। ध्यान रखिएगा, ये जहां भी रिएक्ट करेगा ये पोटासियम का सल्फेट और क्रोमियम का सल्फेट प्लस वाटर इतना तो बनेगा ही बनेगा प्यारे बच्चों। तो अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा प्यारे बच्चों, देखो K2SO4 ये तो बनेगा ही बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस ये भी बनेगा, पोटेशियम और क्रोमियम का सल्फेट बना प्लस वाटर बना। अब जिसका ऑक्सीडेशन होना है तो FeSO4 का ऑक्सीडेशन होगा
तो Fe2SO4 होल थ्राइस आयरन प्लस 3 में आ गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है प्यारे बच्चों, तो जो बैलेंस कर लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग 6 और यहाँ पे 7, और अगर यहाँ देखे प्यारे बच्चों तो यहाँ 3 लिख दो, 6 आयरन हो गया। और हाइड्रोजन कितना है 12 है, तो यहाँ पे कितना लिख दो, यहाँ पे लिख दो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन देखो 7 2 जा 14 है। हाइड्रोजन कितना है 7 2 जा 14, तो यहाँ क्या लिख दो 7 लिख दो। तो बाकी एलिमेंट को आप देख लेना, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों बैलेंस है। तो ये आपका 2016 का जो बैलेंसिंग का सवाल था उसका आंसर था। दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 2016 में ही एक और सवाल आया, हाउ मच। तो प्यारे बच्चों 2016 में एक और सवाल आया, हाउ विल यू ऑब्टेन प्योर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्रिस्टल फ्रॉम इट्स कोर पाइरोल्यूसाइट, गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मतलब कुल मिला के इक्वेशन लिखने हैं और इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले आंसर लिखते हैं प्यारे बच्चों कि इसका आंसर है क्या। इसके लिए ये जानना जरूरी है आपको कि पाइरोल्यूसाइट ओर क्या होता है। जो पाइरोल्यूसाइट ओर है ये होता है MnO2। अब इससे प्यारे बच्चों प्रिपरेशन जब होता है तो स्टेप 1 में क्या होता है ये ध्यान से सुनो। स्टेप 1 में जो हमारा MnO2 है, MnO2 ये KOH प्लस O2 से रिएक्ट करता है और ये बनाता है K2MnO4 प्लस H2O। ये जो बना ये क्या है, देखो ये तो हमारा पाइरोल्यूसाइट ओर था, और पाइरोल्यूसाइट ओर से क्या बना, ये बना पोटेशियम मैंगनेट। क्या बना प्यारे बच्चों, पोटेशियम मैंगनेट। इसको हमें परमैंगनेट में बदलना है। सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम पोटेशियम मैंगनेट के बनने का जो स्टेप है इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगा दो क्योंकि K उधर 2 है, और दूसरा MnO4 ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर हो गया 2 4 और 2 6, और इधर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 2 लगा दो तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना हो गया बोलो, हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर 2 ही है। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 के बजाय 4 लिखना होगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ 4 लिख दिया तो पोटेशियम 4 हो गया। इसका मतलब 2 यहाँ पे लिखना होगा। अब ऑक्सीजन Mn भी 2 हो गया तो Mn यहाँ पे 2 लिख दो। ऑक्सीजन चेक कर लो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन 4 और 4 8 और 2 10 हो गया। ऑक्सीजन 4 8 और 2 10 हो गया। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है, पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, स्टेप 2। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में जो पोटेशियम मैंगनेट है इसको परमैंगनेट में बदलने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या तो तुम Cl2 यूज कर सकते हो या O3 यूज कर सकते हो या CO2। तो आओ समझते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास है K2MnO4 और इस पे हमने क्या यूज कर दिया प्यारे बच्चों, Cl2। तो ये किसमें बदल जाएगा, KMnO4 प्लस KCl में। ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बन गया, पोटेशियम परमैंगनेट। यही इक्वेशन आपको लिखना था। बैलेंस कर लेते हैं इसको, इसको बैलेंस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ K2 है और O4 है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर O4 है तो हम अगर यहाँ पे 2 लगा दे तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 8, यहाँ पे 2 लगा दे ऑक्सीजन कितना हो गया 8, और पोटेशियम 4 है तो यहाँ भी 2 लगा दो, और Cl तो पहले से भी 2 है। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन आ गया। दोनों स्टेप
ये हो गए, इस क्वेश्चन का आंसर यही है। पहले MnO2 का KOH और O2 से रिएक्शन करा के K2MnO4 बनाएंगे, फिर K2MnO4 का ऑक्सीडेशन करा के KMnO4 बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपका 2016 का सेकंड क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले पार्ट पे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 में, what is meant by lengthened contraction, write the general electronic configuration of inner transition element। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये पूछा गया है प्यारे बच्चों, इसको लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब हम डी ब्लॉक में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन डी ब्लॉक 3D to 4D, ध्यान से सुनना, 3D to 4D एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ये तो नॉर्मली होता है, बट ऑन मूविंग 4D to 5D, ऑन मूविंग 4D to 5D एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू दो फैक्टर है। पहला है सडन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जो 14 से अचानक से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एंड पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल। तो ये दो ऐसे कारण है जिससे साइज डिक्रीज होता है, और इसी को क्या कहते हैं? एंड दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बोला है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है एफ ब्लॉक मेंबर्स के लिए ये होता है n-2, ये होता है n-2 F1 से लेके 14 तक, n-1 D0 से लेके 1 तक, 0 भी हो सकता है या 1 हो सकता है, और ns2। तो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। जो आप जानते हो कि KMnO4 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेगा एसिड से, ध्यान से सुनना, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट है, अगर ये HCl से रिएक्ट करता है तो HCl में जो Cl है वो Cl-1 में है, इसको ऑक्सीडाइज करके ये Cl2 में बदल देगा, और क्या बनेगा? ध्यान से सुनना, ये बनेगा KCl प्लस MnCl2। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मैंगनीज +7 से +2 में जाता है, इसलिए MnCl2 बनाया, प्लस H2O प्लस Cl2। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास KMnO4 है, बैलेंस करने के लिए क्या नंबर लगाएंगे?
तो यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों 2 लिख देते हैं और 2 KMnO4 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना लगा देते हैं, यहाँ पे 8 लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 16 हो गया, तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। अब मैंगनीज 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, पोटासियम 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्लोरीन 16 है और क्लोरीन इधर कितना हो गया, 2 और 4 6, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब सारे एलिमेंट क्या हो गए प्यारे बच्चों, बैलेंस हो गए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बस बैलेंसिंग लिखना था, बस इक्वेशन लिखना था कि किस तरीके से KMnO4 HCl में Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज करता है और फिर इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीजेज फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। तो टाइटेनियम लेफ्ट में है, कॉपर राइट में है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे डेंसिटी क्यों बढ़ता है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों ए पार्ट का आंसर देखते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट टू राइट मास इंक्रीजेज, मास इंक्रीजेज बट वॉल्यूम डिक्रीजेज, मास इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देयरफॉर डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीजेज बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास बढ़ेगा मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मास डिक्रीज होता है और वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी, और लेफ्ट टू राइट जाने पे मास इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इस वजह से डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट का आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। बी पार्ट का आंसर क्या है, व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं, कौन से एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं प्यारे बच्चों। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वही एलिमेंट होंगे जिनका पेनाल्टीमेट सेल क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। पेनाल्टीमेट सेल क्या होगा बोलो, इनकम्प्लीट होगा। अब भैया पेनाल्टीमेट सेल किसका इनकम्प्लीट होता है, पेनाल्टीमेट सेल का मतलब क्या है, समझना भाई, पेनाल्टीमेट सेल का क्या मतलब है। जैसे मान लो ये कोई न्यू एटम है, इसका पहला सेल है, दूसरा है, ये तीसरा है, तो प्यारे बच्चों जो आखिरी सेल होता है उसको हम बोलते हैं, मान लो इसका आखिरी सेल ये है, तो ये अल्टीमेट हो गया। और आखिरी से एक अंदर वाला क्या होता है, पेनाल्टीमेट होता है। अब तुम आ जाओ जिंक पे, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 29 है। अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और यहाँ पे 3d 4s 4s1 होता है और 3d10 होता है। प्यारे बच्चों अगर थर्ड सेल में देखो तो ये है थर्ड सेल, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो ये कंप्लीट हो गया, इसकी वजह से इसको ये जो थर्ड सेल है ये कंप्लीट होने की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, क्योंकि पेनाल्टीमेट सेल भर गया। ट्रांजिशन एलिमेंट वही है जिसका पेनाल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट हो। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड पेनाल्टीमेट सेल, पेनाल्टीमेट सेल। तो पेनाल्टीमेट सेल जो है कंप्लीटली भरा हुआ है, इसकी वजह से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे प्यारे बच्चों। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 का ही है, रीजनिंग का सवाल है, एक एक सवाल का आंसर समझते हैं डिटेल में। पहला क्वेश्चन कह रहा है
Mn+2 is more stable than Fe+2 towards oxidation state +3 और Mn का एटॉमिक नंबर 25 दिया है, Fe का 26 दिया है। प्यारे बच्चों समझते हैं, कह रहा है कि मैंगनीज +2 जो है ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, +3 में जाना नहीं चाहेगा, जबकि Fe+2 कंपेरेटिवली +2 में कम स्टेबल है, +3 में ज्यादा हो जाएगा। तो समझते हैं इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें पहले पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, ए पार्ट का आंसर है। आंसर लिखने से पहले मैं आयरन और मैंगनीज दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं। आयरन का 25 है, अगर हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में लिखें तो आर्गन 18 हो गया, फिर 3D, फिर 4s, तो 18 और 4s में हो गया कितना प्यारे बच्चों, 2 20 हो गया, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, और फिर 3D में कितना हो गया बोलो, 5 हो गया, 3D में कितना हो गया, 5 हो गया। और यही चीज ध्यान से सुनो, अब आयरन +2 का भी लिख लेते हैं। अगर आयरन प्लस सॉरी प्यारे बच्चों Mn+2 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अगर Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, आर्गन और 3D5 और 4s खाली हो गया, 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों D5 जो है ना, D5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर तुम इसको D4 में बदलोगे तो क्या होगा, D4 अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, Mn+2 has D5 configuration, D5 configuration and Mn+3, अगर +3 बनाएंगे तो D से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, D4, and Mn+3 has D4 configuration. As we know, D5 is more stable than D4, more stable than D4, hence Mn+2 is more stable than Mn+3 state, Mn+3 state, hence it easily, hence it do not hence it do not get easily converted into +3 स्टेट। भैया जब ये +3 में कम स्टेबल है तो क्यों जाना चाहेगा, +3 में जब कम स्टेबल है तो क्यों जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम सेकंड पार्ट पे आ जाए तो बी पार्ट हमारा क्या है प्यारे बच्चों, बी पार्ट जो इसी में है, सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, तो प्यारे बच्चों हम ये देख लेते हैं कि कैसे Fe+2 जो है Fe+3 में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, और Fe+2 कम स्टेबल है, मतलब वो जल्दी से Fe+3 में बदलना चाहेगा। तो आयरन का एटॉमिक नंबर है प्यारे बच्चों 26, और नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन
3D और 4s, तो ये 4s2 और 3d6 हो जाएगा। अब अगर आयरन +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये आर्गन 18 और उसके बाद 3d और यहाँ पे 4s क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 और 3d6 और 4s 0। अब यहाँ पे अगर आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आयरन +2 जो है ये d5 में है, आयरन +3 जो है अगर इसमें बदलता है तो ये सॉरी आयरन +2 जो है प्यारे बच्चों ये है आपका d6 में, और अगर ये आयरन +3 में बदलता है तो d5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, इन Fe+2 d5 configuration is present, hence it is प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे, इन Fe+2 d6 configuration is present and in Fe+3 d5 configuration is present, d5 configuration is present as we know, हम जानते हैं कि d5 is more stable than d6, d5 ज्यादा स्टेबल होता है, hence क्या होगा प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, Fe+2 easily get converted into Fe+3, converted into Fe+3, hence we can say that Fe+2 is less stable। तो Fe+2 क्यों लेस स्टेबल है और Mn+2 क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा और अगले सवाल पे चलते हैं। आइए इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और सेकंड पार्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली फॉर्म कलर आयन, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट कलर आयन क्यों फॉर्म करते हैं, इसका एक ही लाइन में आंसर आपको लिखना है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, सेकंड पार्ट का जो आंसर है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट कलर आयन क्यों बनाते हैं, इसका आंसर है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। ये डी सबसेल में 5 ब्लॉक होते हैं और ये दो अलग अलग ऑर्डर में स्प्लिट हो जाते हैं, दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, एक T2G होता है, एक EG होता है। तो उसमें एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इसी को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं और उसी की वजह से कलर आता है। अब तीसरे के आंसर पे आते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा क्या कह रहा है, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम में सिमिलर साइज क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 का ही क्वेश्चन है लेकिन ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये इक्वेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, पहला इक्वेशन है रिएक्शन कंप्लीट करना है हमें और बैलेंस करना है। तो KMnO4 है पोटासियम पर मैग्नेट, और H2SO4 है और साथ में क्या है Ki है। अब प्यारे बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखना,
दो तीन बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है। क्या? अगर I माइनस है ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा? I2 बनेगा। Fe+2 है, क्या बनेगा? Fe+3 बनेगा। अगर कहीं पे C2O4 2 माइनस दिया है, CO2 बनेगा। NO2 माइनस दिया है, NO3 माइनस बनेगा। अगर कहीं पे S2 माइनस है तो S में बदलेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि K2SO4, एक और चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि KMNO4 है, KMNO4 और H2SO4 अगर ये मिलते हैं तो इनके मिलने से K2SO4 MnSO4 प्लस H2O इतना तो बनेगा ही बनेगा। बाकी इनमें से जोड़ देना है। इसके साथ ही साथ ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे K2Cr2O7 और H2SO4 मिलता है तो इसके मिलने से K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O, ये तो बनता ही बनता है। इसके बाद ये जोड़ देना। अब रिएक्शन आसान है, देखो जैसे यहाँ पे KMNO4 और H2SO4 है तो ये दोनों तो बनेगा ही बनेगा। लिख दिया भैया K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस H2O इतना तो बनेगा ही बनेगा। बोलो I माइनस है, किस में बदलेगा? I2 में बदलेगा भैया, लिख दिया यहाँ पे। चलो बी वाला इक्वेशन देख लेते हैं भाई। बी में क्या है? K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S। अब ध्यान से सुनना, अगर K2Cr2O7 H2SO4 है तो ये तीनों तो बनेगा ही बनेगा। K2 ये क्या है? बोलो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O और S माइनस 2 किस में बदल रहा है? S में। तो H2S में S माइनस 2 है, ये किस में बदलेगा? S में। और तीसरे रिएक्शन पे आ जाते हैं। तीसरा रिएक्शन है KMNO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4। इसको अगर लिखना है तो लिख लेते हैं भाई KMNO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4। अगर KMNO4 और H2SO4 है तो K2SO4 MnSO4 प्लस H2O इतना तो बनेगा ही बनेगा। बोलो, और यहाँ पे Fe+2 है FeSO4 में, तो Fe+2 किस में बदलता है? Fe+3 में। बस यहाँ पे +3 का सल्फेट बना दो, Fe2SO4 होल थ्राइस। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बैलेंसिंग हमने नहीं किया है, वो बैलेंसिंग आप खुद से कर लेना, इक्वेशन लिखना हमने सिखा दिया है। तो प्यारे बच्चों आइए अगले सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। 2019 का पहला सवाल है, which trivalent ion has maximum size in lanthanide series, that is lanthanum ion to lutetium ion। तो लैंथेनम से लुटेशियम तक जाने में सबसे ज्यादा साइज किसका होता है प्यारे बच्चों? तो होता है लैंथेनम का। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है तो यहाँ पे लिखेंगे La3+ ion has maximum size because after La3+ atomic size और आयनिक रेडियस भी लिख सकते हैं डिक्रीजेस ड्यू टू lanthanide कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू lanthanide कॉन्ट्रैक्शन। ये पहले का आंसर हो गया। और दूसरा है एक्सप्लेन व्हाई Cu2+ इज पैरामैग्नेटिक बट Cu+ इज डायामैग्नेटिक। देखो कोई भी क्वेश्चन आए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, अगर लिखा है कि ये पैरामैग्नेटिक है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो,
और जो डायमैग्नेटिक है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देख सकते हो। आपको आंसर लिखना है तो बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। बी का आंसर सीधे सीधे लिख दो। और आंसर क्या लिखना है, Cu+2 पैरामैग्नेटिक है तो इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो बिकॉज Cu+2 has unpaired electron, but unpaired electron but Cu+1 does not contain any unpaired electron। यहाँ पे D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और +2 में D9 होगा। तो Cu+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। Cu+1 में does not contain any unpaired electron। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि Cu+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और Cu+1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए Cu+2 पैरामैग्नेटिक होगा और Cu+1 क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट सवाल अपना क्या है इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है। एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय, पहला पार्ट है। दूसरा है Zn+2 salts are white whereas Cu+2 salts are colored। और ट्रांजिशन मेटल है, देयर कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इन तीनों पार्ट का आंसर समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। देखो पहले पार्ट का जो आंसर है वो क्या है। पहले पार्ट में कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर, मेल्ट करते हैं और मेटल को मिक्स कर देते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली अलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके साइज लगभग बराबर होते हैं, कंपेरेबल एटॉमिक साइज होते हैं। तो एक के क्रिस्टल लैटिस में दूसरे के एटम आसानी से फिट हो जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल have comparable atomic size, hence atom of one metal, atom of one element or metal get easily fitted in crystal lattice of other element। क्रिस्टल लैटिस वो पोजीशन होता है जहां पे एटम रहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये सब, तो एक के जगह में दूसरा आसानी से फिट हो जाए इसलिए ये अलॉय बनाते हैं प्यारे बच्चों। ये पहले का आंसर है। दूसरा पूछा है कि Zn+2 कलर व्हाइट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो व्हाइट हो या कलरलेस हो, समझ जाना उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा और जो कलर्ड है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर है बिकॉज Zn+2 does not contain any unpaired electron, but Cu+2 has one unpaired electron, hence
डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ये इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तभी कलर आएगा। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्यों? जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट ही कैटलिस्ट के तरीके से बिहेव करते हैं, क्यों इसको समझते हैं। तीसरे का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बिकॉज, या ऐसा लिखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट act as a catalyst due to following reason. Due to following reason. Due to following reason. पहला क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट है वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा है फ्री सरफेस एरिया। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अपने वैलेंसी को बदल सकता है। इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी। तो ये अपने वैलेंसी को बदल सकता है प्यारे बच्चों। ये तीन कारण है जिसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट को कैटलिस्ट की तरीके से यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 2019 का क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2019 का क्वेश्चन है और 2019 में कई सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे पहला इसमें रिएक्शन है KMnO4 H2SO4 और H2C2O4। हमने आपको बता दिया है कि क्या इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूं। तो पहले का आंसर लिखते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट में हमें दिया है पहले का आंसर KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि KMnO4 और H2SO4 है, तो K2SO4 MnSO4 H2O इतना तो बनेगा ही बनेगा। लिख दो भैया K2SO4 MnSO4 और प्लस H2O। और H2C2O4 में क्या है? C2O4 2 माइनस किस में बदलता है? CO2 में। तो ये CO2 बन गया। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड से तुम बैलेंस कर लेना। बैलेंसिंग आसान है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के चेक कर लेना कि कैसे ये बैलेंस हो रहा है। सेकंड प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास क्या है रिएक्शन, इसको समझते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है K2Cr2O7 H2SO4 और Ki है। तो इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 H2SO4 और Ki है। हमने आपको सिखाया है कि K2Cr2O7 और H2SO4 जहां भी हो तो K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस और H2O इतना तो बनेगा ही बनेगा। और Ki में I है, I-1 में है, I- ऑक्सीडाइज होके I2 में बदलता है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? I2 हो गया। क्या हो गया? I2 हो गया। तो ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। आइए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि K2Cr2O7 H2SO4 और FeSO4। तो इसको लिख लेते हैं। बैलेंसिंग आप खुद से कर लेना। अगर आपको बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, बैलेंसिंग के लिए भी कुछ मेथड है, हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी बैलेंसिंग आप खुद से कर लेना। देखो जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो क्या है? K2Cr2O7 H2SO4 है और तीसरा जो पार्ट है वो है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4। अगर इसको हम
इस इक्वेशन को कंप्लीट करें तो हमने कहा है कि K2Cr2O7 और H2SO4 जहां भी होगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O इतना तो बनेगा ही बनेगा। FeSO4 में आयरन +2 में है, आयरन +2 में से ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें जाएगा +3 में, और +3 में सल्फेट होता है Fe2SO4 +3 में जो सल्फेट होता है Fe2SO4 होल थ्राइस। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो गया। बैलेंसिंग आप कर लेना, अगर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रिक होता है, मैं आपको अलग से वीडियो बना करके 5-7 मिनट का दे दूंगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंसिंग कर लेना, जिसको भी बैलेंसिंग में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं अगले सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है 2019 के बाद अब चलते हैं 2020 पे और देखते हैं कि 2020 में किस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, उसको समझते हैं प्यारे बच्चों। और 2020 में जो क्वेश्चन आया, why Zn+2 ion are colorless while Ni2 plus ions are green and Cu+2 ions are blue। जब भी ऐसे सवाल आए तो जो कलरलेस होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो, और कोई भी कलर हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, वो कलर इसलिए आएगा क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन होगा, और जो उस ट्रांजिशन में लाइट अब्सॉर्ब होगा वो विजिबल वेवलेंथ का लाइट होगा। तो प्यारे बच्चों समझते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, और इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें लिखेंगे इन Zn+2 unpaired electron is 0, unpaired electron is 0, hence dd transition is not possible, but Ni2 plus and Cu2 plus both contain unpaired electron and hence dd transition is possible. dd transition is possible during this transition, light absorbed। देखो क्या होता है कि जब ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जिस वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपीयर होगा वेव गिवर वाले में। जैसे वॉयलेट का वेवलेंथ का एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस पर रेड अपीयर होगा। तो कंटेन dd transition is possible during this transition, light absorbed is in visible range, hence Ni2 plus ions are green and Cu2 plus ions are blue। ये ग्रीन और ब्लू तभी आ रहे हैं जो वेवलेंथ का लाइट ट्रांजिशन में यूज कर रहे हो, वो है हमारा विजिबल रीजन में। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। प्यारे बच्चों 2020 के बाद 2021 में एग्जाम नहीं हुआ बोर्ड का कोरोना की वजह से, और 2022 में एमसीक्यू क्वेश्चन आया था तो उसके क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं। अब हम लोग 2023 के क्वेश्चन देखते हैं, और 2023 में पहला क्वेश्चन क्या था,
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करना है तो सबसे पहला रिएक्शन दिया है प्यारे बच्चों KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस Ki। हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि अगर KMnO4 और H2SO4 है तो K2SO4 MnSO4 प्लस H2O ये तो बनेगा ही बनेगा और I माइनस किस में बदल जाएगा, I2 में बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं और सेकंड पार्ट क्या है, K2Cr2O7 H2SO4 और H2S। अगर हम इसमें देखें तो हमने आपको बताया कि दो मेटल है पोटेशियम और क्रोमियम, दोनों का सल्फेट बना देना है, मतलब K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O और प्लस S-2 है H2S में, सल्फर -2 में है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, सल्फर। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन है। अब बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप कर लेना, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो जाएगा। प्यारे बच्चों आते हैं 2023 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया LaOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन LuOH होल थ्राइस। तो LuOH होल थ्राइस कम बेसिक है, LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम लैंथेनम से लुटेशियम जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, और अगर मेटल का साइज डिक्रीज हो तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले का आंसर प्यारे बच्चों, फर्स्ट का आंसर क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन size of inner transition element, inner transition element decreases from La+3 to Lu+3. Hence base strength decreases, base strength decreases from LaOH whole thrice to LuOH whole thrice। ये पहले का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा बोला ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है या ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड कैटलिस्ट के तरीके से क्यों यूज करते हैं, इसके क्या क्या कारण है ये समझते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, सेकेंड पार्ट का आंसर है ट्रांजिशन एलिमेंट and their compound act as a catalyst, due to following reason। और वो रीजन क्या क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है फ्री सरफेस एरिया। दूसरा पॉइंट है वैकेंट और पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, वैकेंट और पार्शियली फिल्ड डी सबसेल।
ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा पॉइंट है दे कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसी। दे कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसी। तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैटलिस्ट के तरीके से यूज किया जाता है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट सवाल है अकाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपको इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एरोमेटिक क्लासेस 11 12 के लिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और भी पीडीएफ जो आपको चाहिए अलग अलग चैप्टर के, उस टेलीग्राम चैनल पे डेली अपडेट होता है, आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2024 में पहला क्वेश्चन पूछा गया अकाउंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो जिरकोनियम और हॉफनियम में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों? लगभग साइज जो है बराबर हो जाता है, इसलिए इसको सेपरेट करना क्या होता है प्यारे बच्चों? मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक साइज, इसका आंसर होगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम is similar due to lengthenide contraction. Hence it is difficult to separate. Hence it is difficult to separate. तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और इसी का बी पार्ट है सॉल्ट्स ऑफ क्यूप्रिक Cu+2 and are colored whereas salt of Cu+1 ions are colorless। +2 में अगर कॉपर है तो कलर्ड सॉल्ट बनाएगा और +1 में कलरलेस। जब भी कोई कलर्ड आयन बनता है तो उसमें उसका रीजन एक ही है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और डी ट्रांजिशन होगा। डी में जैसा कि आप जानते हैं T2G और Eg होता है, तो उसमें ट्रांजिशन होता है, इसकी वजह से कलर आता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी कलर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर कॉपर का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। आर्गन, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन, और फिर क्या होगा 3D और 4s। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D 4s, 4s1 होता है और 3D 10 होता है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है प्यारे बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 3D 4s 4s1 और 3D 10। अगर कॉपर +1 में है तो ये आर्गन हो जाएगा और 3D 10 रहेगा 4s 0, 4s खाली हो गया +1 में। अगर +2 में प्यारे बच्चों लिखेंगे तो आर्गन और 3D 9 हो जाएगा। अब 3D 10 मतलब डी में 5 सबसेल होता है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड है। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस वाले में जो अनपेयर्ड है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कितने हैं? 1। तो इसमें पॉसिबल है। अब आंसर लिखेंगे कैसे? यहां से मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुना, ये तो आपको समझा रहे थे। आंसर लिखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
unpaired electron Cu+1 is colorless, while due to presence of unpaired electron, one unpaired electron Cu+2 form colored salt, कलर्ड आयन और कलर्ड सॉल्ट। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगा, वो कलर्ड आयन भी बनाएगा, कलर्ड सॉल्ट भी बनाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा 2024 का ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयन सच एज La3+ and Lu2+ do not show any color in their solution। आंसर वही है, अगर कलर नहीं आ रहा है मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 हो। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा बिकॉज all the electrons in La+3 and Lu+3 is paired। सभी के सभी पेयर्ड है और हम कह सकते हैं ड्यू टू 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन La+3 एंड Lu+3 ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर है। आते हैं अगले सवाल पे और नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ये 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और इसमें असर्शन बोला है द जिरकोनियम हॉफनियम पेयर एलिमेंट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियाई दो जिरकोनियम एंड हॉफनियम प्लेस्ड इन डिफरेंट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। तो सिमिलर साइज होता है प्यारे बच्चों, ये सही बात है। द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ Hf। बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो असर्शन रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्या आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ए। कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं जो 2025 में पूछा गया। 2025 में क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये आपका 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल था ये, और एक मतलब 2025 में 6 नंबर पूछे गए और 5 से 6 नंबर आते ही है हर साल, कभी कभी 3 नंबर आ जाते नहीं तो 6 नंबर। तो गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है Ti+3 salts आर कलर्ड वेयर एज Ti+4 salts आर कलरलेस। जहां भी ऐसा है कलर उसमें अनपेयर्ड होगा और कलरलेस में सारे पेयर्ड होंगे, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। Ti+3 कलर्ड है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। पहले का आंसर लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट का आंसर है बिकॉज इन Ti+3, ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, Ti+3 क्या है, कलर्ड है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। बिकॉज इन Ti+3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कितने अनपेयर्ड होंगे, अगर टाइटेनियम का देखेंगे तो कितना होता है, 4s2 3d2। तो अगर ये 3 में जाएगा +3 में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और +4 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटेनियम का होता है 4 आर्गन। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्यारे बच्चों, आर्गन 3d4s। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s2 और 3d, ये टाइटेनियम का 22 होता है, तो 18 2 20 और 2 22। और अगर टाइटेनियम +3 में है तो आर्गन और 3d1 हो जाएगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बचेगा, 4s तो 0 हो गया। और टाइटेनियम +4 में जाएंगे तो आर्गन 3d0
एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचेगा। तो लिखेंगे बिकॉज इन Ti+3 one unpaired electron is present but अच्छा वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, हेंस डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल but in Ti+4 number of unpaired electron is 0, hence d transition is not possible। तो प्यारे बच्चों ये पहले पार्ट का आंसर है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय। तो ट्रांजिशन ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय क्यों बनाता है, इनके साइज कंपेरेबल होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो सेकंड का आंसर है ड्यू टू देयर कंपेरेबल साइज। इससे क्या होता है कि एक के क्रिस्टल में दूसरे का आइटम आसानी से फिट हो जाएगा जब इसको मिक्स करेंगे। तो ड्यू टू देयर कंपेरेबल एटॉमिक साइज, एटम, भाई एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, मिक्सिंग तो होता है, मेल्ट करके मिक्स करते हैं। एटम ऑफ वन एलिमेंट get easily fitted in lattice of other element। लैटिस का मतलब होता है वो स्पेस जहां पे एटम रहते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है द पिंक कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस व्हेन रिएक्टेड विद मोहर सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 का पिंक कलर कलरलेस क्यों होता है जब वो मोहर सॉल्ट से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं सी पार्ट का। इसका आंसर है कि इन एसिडिक मीडियम पिंक कलर MnO4 minus get reduced to colorless Mn+2, सारे बच्चों जो MnO4 माइनस है ना एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदल जाता है। ये पिंक होता है और ये कलरलेस होता है। तो इसका कलर बदलने का मेन कारण क्या है, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। आइए अब आखिर के दो जो बैलेंसिंग का रिएक्शन दिया है उसको देख लेते हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग। तो पहला है KMnO4 H2SO4 प्लस H2C2O4। अब अगर हम देखें इसमें तो हमने आपको बताया है प्यारे बच्चों, क्या बताया है कि अगर कहीं रिएक्शन होता है KMnO4 है और H2SO4 है, KMnO4 है और H2SO4 है प्लस H2C2O4 है, तो क्या बनाएगा भाई, KMnO4 और H2SO4 है तो K2SO4 MnSO4 प्लस H2O, इतना तो बनेगा ही बनेगा। और जो H2C2O4 है मतलब C2O4 2 माइनस, ये CO2 में बदलता है तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर लेना। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट बता देते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा रिएक्शन अगर हम देखें तो दूसरा रिएक्शन हमारा है K2Cr2O7 H2SO4 और H2S। इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ये क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ये है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2S। अब हमने आपको समझाया है, सिखाया है कि
Cr2O7 और H2SO4 है, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O, ये तो बनेगा ही बनेगा, और H2S में सल्फर S-2 में है, तो यहाँ पे S लिख देंगे। तो ये बन गया प्यारे बच्चों। अब ये आपका इक्वेशन है, इसको भी आप बैलेंस कर लेना। तो डी एंड एफ ब्लॉक में PYQ में 2015 से 2025 तक जितने सवाल पूछे गए ISC के बोर्ड एग्जाम में हमने आपको बता दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ISC का, उसका PYQ लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। आप वीडियो में इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप ISC बोर्ड में है तो आपके लिए मैं चैनल पे जो कंटेंट है वो डालता रहूंगा और आपके लिए और मेहनत करूंगा। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमें और जो है काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।